नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज और हम लोग परसेंटेज के काफी कुछ पार्ट बना चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा था चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था, सीआई का हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक दो एग्जांपल सीआई के और करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं लैंग्वेज आप लोगों को बोल देता हूं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये आप लोग मुझे उम्मीद है कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं बोलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7,200 रुपए पर 16.2/3% की दर से 2 साल में मिलने वाला सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और निश्चित मतलब अमाउंट कितना होगा। मैं वापस से क्वेश्चन बोल देता हूं। 7,200 रुपए पर 16.2/3% की दर से 2 साल में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और अमाउंट या निश्चित कितना होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, जैसे ही मैं बोला करूं भाई आप लोग कर पाएंगे, तो आप इसको वीडियो को रोक दिया करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करें। उसके बाद जब मैं सॉल्व करूं तो आप लोग अपना आंसर मैच किया करें। तो चलिए हम लोग मिलकर शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, आप मुझे बताओ 16 से 2/3। हम ये तो जानते हैं कि 16 से 2/3 को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, और ये कैसे लिख सकते हैं ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जरा ध्यान से सुनिए। 16 से 2/3 को हम लोगों ने लिखा है 1/6, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी हम लोग ब्याज का केस पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जब भी हम लोग ब्याज का केस पढ़ेंगे भाई तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लस। आप बोलेंगे सर 6 पर 1 रुपए जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, यहां तक का काम। अब देखिए क्वेश्चन आपसे समय दे रहा है 2 साल। 2 साल का मतलब है हमें ये जो प्लस वाला प्रोसेस हम लोगों ने किया है ये हमको कुल मिलाकर के 2 बार करना है, क्योंकि पहले साल का वैल्यू आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है। यदि मुझे 2 साल का वैल्यू चाहिए तो मैं यही काम एक बार और करूंगा। तो आप बोलोगे सर 6 में 1 जोड़ दूंगा तो वापस से मेरे पास कितना हो जाएगा, 7। यदि आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर दोनों साल का अलग अलग वैल्यू सोल्व कर लिया है, लेकिन हमें 2 साल का कंबाइंड वैल्यू चाहिए। आप लोग जानते हैं कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 36 से 49 मतलब 36 to 49। अब आप मुझे बताओ 36 से लेकर के 49 आ चुका है। याद करिए पिछली क्लास में हम लोगों ने बोला था कि यदि आप किसी को 36 रुपए उधार दे रहे हैं तो वो 2 साल बाद आपको कुल कितना पैसा देगा, 49 रुपए या 49 रुपीस देगा। तो आप मुझे बताओ उधार दिया गया पैसा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये हमेशा ही क्या होगा, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और जो आपको कुछ निश्चित समय के बाद लौटाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा मिश्रधन होगा मतलब अमाउंट होगा। और ध्यान रखें इस अमाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था 2 चीजें होंगी, एक तो मूलधन होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पैसा उधार दिया है वो होगा, और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं इंटरेस्ट या ब्याज। तो आप मुझे बताओ इस 49 रुपए में 36 रुपए तो हमारा क्या होगा, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और 49 में से 36 रुपए हटा दूं मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा कितना, आप बोलोगे सर 13 रुपए, और ये 13 रुपए मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये ब्याज। यहां तक की कैलकुलेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, याद करिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए मूलधन आपको दिया हुआ है 7,200 रुपए, और मैं ये कह रहा हूं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मूलधन हमने निकाला है वो 36 के बराबर है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि सर 7,200 रुपए किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 36 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो मूलधन का है और हमारी कैलकुलेशन मूलधन को 36 बता रही है। तो 7,200 रुपए किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। और हमेशा ध्यान रखें मल्टीप्लाई में हमेशा कौन आएगा, जिसका वेरिएबल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान रखें यदि आपको सीआई निकालना है तो हमें सीआई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि हमें मिश्रधन निकालना है तो हमें मिश्रधन वाली वैल्यू से कैलकुलेट करना होगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यदि हम लोगों को सीआई निकालना है तो मैंने आपसे बोला है कि सीआई का वेरिएबल यहां कैलकुलेट होगा। तो सीआई कितना है, 13 रुपए, तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से।
उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे होंगे। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 2600 रुपए या 2600 रुपए। तो एक क्वेश्चन का पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हमने सीआई का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमें बात करनी है मिश्रण का कैलकुलेशन करने की। मिश्रण कैसे कैलकुलेट करूंगा आप मुझे बताओ। क्या ये वाला वेरिएबल तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है? तो मैं लिखूंगा सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, मिश्रण निकालने का, और हमने बोल दिया 7200 रुपए तो 36 के बराबर होगा। ये हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मूलधन और मूलधन हमेशा आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब मुझे बताओ हमें मिश्रण निकालना है, तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो आपको निकालना है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आप रख दें। आप मुझे बताओ हमें मिश्रण निकालना है, तो मिश्रण किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 49 के बराबर है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किसको करेंगे, यहाँ पर 49 को करेंगे। और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9800 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमने सीआई भी निकाल लिया है और अमाउंट या मिश्रण भी कैलकुलेट कर लिया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं भाई। एक एग्जांपल मैंने आपको और दे दिया है, आप ध्यान रखें। वापस से इस क्वेश्चन को समझ आ गया है मैंने और उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ चुका होगा। अब आप ध्यान दें, इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। उसके बाद मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, इसको आप सॉल्व करें पूरा और क्या आंसर आता है उसके साथ मेरे आंसर को आप मैच करें। तो जल्दी से पहले इसको नोट करें और इसको सॉल्व करके देखें। एक क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है। अब हम लोग बात करें भाई सेकंड क्वेश्चन के लिए। आप लोग देखिएगा जरा सेकंड क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है भाई आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जैसे ही मैं बोलूं आप लोगों को भाई आप इसको सॉल्व करके देखें, तो आप उसको जरूर से सॉल्व करके देखा करें, जिससे आप लोगों को ये पता लगे कि हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करें। आप मुझे बताओ 14 से 2/7, इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये 1/7 के बराबर होगा, 1/7 के बराबर होगा। और जब भी हम ब्याज का केस पढ़ेंगे भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस। तो जो हमारे सीआई की बेसिक कैलकुलेशन है भाई आप लोग उसको कंप्लीट करें। पहले आपने बोल दिया 7 में 1 मुझे जोड़ना होगा। यहां पर यदि मैं लिख देता हूं कि 7 में हमने 1 प्लस कर दिया और ये वैल्यू आ गया मेरे पास 8। लेकिन हमें ये काम कितने साल करना है, 2 साल करना है, मतलब 2 बार करना होगा। तो हम लोग इसको एक बार और कर देते हैं और 2 साल का हम लोग कंबाइंड वैल्यू निकाल लेते हैं। और आप देखें कंबाइंड वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो वैल्यू आ गया वो 49 टू 64 आ गया, 49 रुपए से 64 रुपए आ गया। आप मुझे बताओ अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे पास मूलधन होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये हमारे पास मिश्रण होगा, अमाउंट होगा, और तीसरा इनके अंदर जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस होगा भाई वो क्या होगा, 15 रुपए, और वो डिफरेंस क्या होगा, वो हमेशा सीआई होगा। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन है। अब आप लोग देखिए कि क्वेश्चन में हमें कौन सा वैल्यू दिया हुआ है उसको यहां ला करके बराबर कर दें और जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, देखिए इस बार हमें देखिए मूलधन नहीं दिया है, हमें मूलधन कैलकुलेट करना है, इस चीज को आप ध्यान रखें। और हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो मिश्रण का है। देखिए 12800 रुपए हमें मिश्रण दिया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि मिश्रण हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 64 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में जो हमें 12800 दिया है वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 64 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिश्रण हमेशा हमें 64 रुपए मिल रहा है और अभी मैंने आपसे बोला है कि जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। अब आप मुझे बताओ हमें निकालना है मूलधन, मूलधन निकालना है तो मूलधन वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना होगा। मूलधन का वेरिएबल कितना है, 49। तो आप लोग बोलेंगे सर यहां पर आ जाएगा 49। यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो आप लोग बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 9800। समझ आ रहा होगा भाई यहां पर। और पिछले क्वेश्चन में मैंने कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं किया है, वहां पर हमने पिछले क्वेश्चन में मूलधन दिया था, मिश्रण कैलकुलेट किया था, यहां हमें मिश्रण दिया हुआ है और आपको मूलधन पूछ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइए जरा इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। जब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा वापस। क्यों? क्योंकि 12800 जो मिश्रण है वो हमारे हिसाब से 64 के बराबर आ चुका है।
अभी मैंने बोला वापस से सुनिए, जो वैल्यू आपको निकालना है उसको कैलकुलेट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई में रख दें। यदि मुझे सीआई निकालना है तो आप देखो कैलकुलेशन में सीआई कितना है 15 रुपए, तो आप लोग यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप बोलोगे सर ये मान आ जाएगा 3000 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं भाई समझ पा रहे होंगे। तो हमने सीआई के दो एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बनाए थे और यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल और दे दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं सीआई का पार्ट कुछ समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है। आप बोलोगे सर यहाँ समय 2 साल की जगह 3 साल हो सकता है, तो मुझे बताओ यदि समय 3 साल हो गया तो क्या हम लोग इस चीज को एक बार और लिख करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जनसंख्या वाले सवाल के अंदर ये पूरा डिटेल पढ़े हुआ है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर सेकंड चेंज क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 14 से 2/7 लिखा है, दोनों साल के लिए हो सकता है दोनों साल वैल्यू क्या हो अलग अलग हो, या 3 साल हो तो तीनों साल वैल्यू क्या हो अलग अलग हो। तो वो कंडीशन भी हम लोग जनसंख्या के सवालों में पढ़ चुके हैं। तो यहां तक की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं मैं आपको याद करा दूं। भाई जनसंख्या का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा मशीन का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा वेतन से संबंधित कर चुके हैं, चौथा संख्या को घटाने बढ़ाने वाला क्वेश्चन कर चुके हैं और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको सीआई बता चुका हूं। 5 टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज हम लोग अब से शुरुआत कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की। आइए जरा शुरुआत करें। जो छठा टाइप इस क्वेश्चन के अंदर बनता है वो क्या बनेगा उसकी हम लोग बात करें। आइए जरा 6 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं भाई। 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है डिस्काउंट से संबंधित। 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है डिस्काउंट से संबंधित। और मैं आपको बता दूं भाई डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। डिस्काउंट का मतलब है छूट या बट्टा। देखिए होने को तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है डिस्काउंट, वहां पर हम लोग इसको पूरा डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे इस क्वेश्चन को, डिस्काउंट के क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के तरीके से, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहां पर दे रहा हूं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले सीआई को सॉल्व किया, सीआई हमें आगे चल के और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने कुछ सीआई के क्वेश्चन कर लिए। उसी तरीके से कुछ डिस्काउंट का पार्ट मैं आपको यहां करा रहा हूं, बाकी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए जरा, तो यहां पर आपको मैं सिर्फ काम की 2-3 चीजें बताता हूं भाई, वहां पर डिटेल हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहां पर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा ही आपको एमआरपी पे मिलेगा। एमआरपी का मतलब है अंकित मूल्य। पहली चीज आप लोग ध्यान रखें कि जो भी डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा वो हमेशा एमआरपी पे होगा। एमआरपी का मतलब होता है भाई जो अंकित मूल्य होता है, जो मार्क प्राइस होता है किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी चीज को जब आप खरीदने जाते हैं तो उस पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, जो अंकित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य या एमआरपी। ध्यान रखें। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा और हमेशा ही डिस्काउंट आपको क्या दिखाएगा? डिस्काउंट आपको हमेशा मूल्य में कमी दिखाएगा। डिस्काउंट हमेशा ही आपको मूल्य में क्या दिखाएगा? कमी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे 10% का डिस्काउंट, तो आपके लिए 10 रुपए वहां से 100 रुपए की चीज में से 10 रुपए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा और सेकंड आप ध्यान रखें मूल्य में हमेशा कमी दिखाएगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और डिस्काउंट को समझते हैं। आइए जरा, कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा, कई बार आपने बाजार में जब आप जाते हैं तो कई दुकानों पर इस तरह के ऑफर आप लोग ये देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 50% प्लस 50% ये डिस्काउंट आपको दिया गया है। 50% प्लस 50% का डिस्काउंट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या बनता है, लैंग्वेज क्या बनती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे बोला गया किसी वस्तु पर 50% और 50% के दो सक्सेसिव, देखिए सक्सेसिव वर्ड मैंने पहले भी एक जगह यूज किया था, आप लोगों को ध्यान हो, संख्या को जब हम घटा बढ़ा रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने उत्तरोत्तर या सक्सेसिव को यूज किया था। तो यहां पर हम लोग फिर से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला गया किसी वस्तु पर 50 और 50% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर मिलने वाला टोटल डिस्काउंट कितना होगा। क्वेश्चन में फिर बोल देता हूं,
किसी वस्तु पर 50 और 50 के दो उत्तरोत्तर बट्टों के साथ मिलने वाला टोटल डिस्काउंट या कुल बट्टा या समतुल्य बट्टा कितना होगा। आपसे पूछा गया यदि किसी चीज पर मैं पहले 50% का डिस्काउंट दूं, उसके बाद मैं फिर से 50% का डिस्काउंट दूं, तो इस पर मिलने वाला जो टोटल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। यदि किसी चीज पर आपको 50% के दो डिस्काउंट लगातार या सक्सेसिव मिल रहे हैं तो आपको बताना है कि आपको कुल मिलाकर के कितना डिस्काउंट मिलेगा। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर मेरे पास में दो तरह के परसेंट आ चुके हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ चुके हैं, और दो तरह के जो परसेंट आते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीआई में 2 साल का क्वेश्चन किया है, उसी पैटर्न पे हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप मुझे बताओ क्या हम लोगों ने 50% का वैल्यू लिखा है 1/2, 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद इस वाले 50% को भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ हमने ये पढ़ा है कि या तो ये दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। प्लस कब होते हैं? जब बढ़ने का केस हो, जब इंक्रीमेंट का केस हो। और माइनस कब होते हैं? जब दोनों को माइनस कब करना है? जब वृद्धि या कमी का केस होगा या डिक्रीमेंट का केस होगा तो दोनों को मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। यहां देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डिस्काउंट आपको हमेशा क्या दिखाएगा? मूल्य में कमी दिखाएगा, और कमी दिखाएगा इसका मतलब मुझे माइनस का प्रोसेस करना होगा। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें कि सीआई के केस में हम लोग हमेशा प्लस करते हैं और डिस्काउंट के केस में हम लोग हमेशा माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्याज हमेशा हमें मिलता है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो वैल्यू प्लस होगा। और डिस्काउंट हमेशा हमें क्या दिखाएगा? मूल्य में कमी दिखाएगा, और जो हमें कमी दिखाएगा वो हमेशा माइनस होगा। अब देखिए मुझे इन दोनों को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। यहां भी मुझे इन दोनों को क्या करना होगा? माइनस। अब आप मुझे बताओ दो में से एक मुझे माइनस करना है तो आप बोलोगे सर दो में से एक माइनस होगा तो एक बच जाएगा। 1% वैल्यू को मैं सॉल्व कर चुका हूं, 50% को मैं सॉल्व कर चुका हूं। दूसरे के लिए मुझे वापस से वही काम करना होगा, दो में से एक माइनस करूंगा तो एक। अब मुझे दोनों का टोटल डिस्काउंट बताना है, इसका मतलब दोनों के लिए मुझे कंबाइंड वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पर 4 आ गया और यहां पर 1 आ गया। देखिए अब यहां से आगे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। याद करिए इससे पहले हमने 5 तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, जनसंख्या, मशीन संख्या, वेतन और सीआई। वहां पर हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू हमेशा मिला था, कोई ना कोई वैल्यू हमेशा हमें मिला था। लेकिन आप यहां देखें तो इस क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं मिला। तो आप ध्यान रखें भाई इस क्वेश्चन में यदि आपको वैल्यू नहीं मिला तो आप इन्हीं को वैल्यू मान करके क्वेश्चन सॉल्व करें। जो यहां पर 4 आया, जो यहां पर 1 आया, आप इन्हीं को वैल्यू मान लीजिए और यहीं से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। कैसे? देखिए मैं आपको बोलूंगा कि इनका कंबाइंड वैल्यू 4 आ गया और इनका कंबाइंड वैल्यू 1 आ गया। तो अब आप मुझे बताओ ये हमेशा हमारे पास कौन सा वैल्यू होगा? आप बोलोगे सर ये वैल्यू पुराना होगा, और ये हमेशा कौन सा होगा? नया। पुराने वैल्यू में हम कुछ बढ़ाकर या कुछ घटाकर के नया मान प्राप्त करते हैं। आप लोग मुझे बताओ यहां पर हमने क्या चेंज किया? आप बोलोगे सर 2 बार हमने डिस्काउंट दिया। तो आप बताओ जो पुराना मान 4 रुपए का था उसको हमने डिस्काउंट के बाद कितने में खरीद लिया? 1 रुपए में खरीद लिया। मतलब 4 रुपए की चीज आपको 1 रुपए में मिल गई। यदि मुझे 4 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल गई तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? आप बोलोगे सर 3 रुपए मिला। सही बात है। अब आप मुझे बताओ 4 रुपए की कोई चीज आपको 1 रुपए में मिलती है तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट हमेशा 3 रुपए में मिला। और डिस्काउंट आपको मिला किसमें से? 4 में से या 1 में से? तो आप बोलोगे सर 4 में से। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 रुपए मुझे देना पड़ा तो 3 रुपए मुझे डिस्काउंट मिला। तो 3 रुपए का डिस्काउंट मुझे मिल गया किस पर? 4 रुपए पर। और आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, और परसेंट जब हम निकालते हैं तो हमने पढ़ा है कि हमेशा हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। और यदि हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 75%। मतलब यदि हमें कहीं पर दो लगातार 50% के डिस्काउंट मिल रहे हैं तो उसका जो टोटल डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट होगा? 75% या 75%। आप जल्दी से इसको नोट करें, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें।
चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं भाई, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, बहुत आसान सा काम है। डिस्काउंट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, डिस्काउंट को हम डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग अभी उन क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं जिनको हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने कंटिन्यू किया है। अब सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 20% प्लस 20% के दो टोटल डिस्काउंट हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों से मिलकर के बनने वाला टोटल डिस्काउंट कितने परसेंट होगा। मैं वापस से लैंग्वेज बोल देता हूं, 20% और 20% के दो उत्तरोत्तर बट्टों का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% और 20% के दो उत्तरोत्तर बट्टों से मिलने वाला कुल बट्टा कितना होगा, टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ये आप लोगों को बोला गया। क्वेश्चन की आसान भाषा क्या होगी, हमें दो तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहले हमें 20% मिल रहा है, उसके बाद जो वैल्यू बच गया उस पे फिर 20% मिल रहा है, हमें बताना है कि हमें कुल मिलाकर के कितना डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप मुझे बताओ, इसको हम लोग लिखेंगे 1/5, इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/5। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को आती होंगी। अब आप मुझे बताओ, डिस्काउंट है, अभी हम लोगों ने बोला डिस्काउंट के केस में ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। यदि मैं इसको माइनस करूंगा तो आप बोलोगे ये वैल्यू 5 में से एक माइनस हो गया तो वैल्यू 4 आ गया, और यहां पर भी 5 में से एक माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। यदि मैं इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू निकालूं, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों का टोटल डिस्काउंट बताना है, तो मुझे दोनों का कंबाइंड लेना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 16। अब आप मुझे बताओ, डिस्काउंटेड वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है। 25 रुपए की चीज पर हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया है और वो चीज हमारे लिए 16 रुपए की हो चुकी है, मतलब 25 रुपए की चीज हमें 16 रुपए में मिल चुकी है। तो आप मुझे बताओ, यदि 25 रुपए की चीज के आपने 16 रुपए दिए हैं तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, तो आप बोलोगे सर 9 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा। 9 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिला, आप बोलोगे सर जो भी चेंज होता है वो हमेशा पुराने मान पे होता है, और हमारी कंडीशन में पुराना मान 25 है और नया 16 है। इसका मतलब 9 का जो चेंज आया होगा वो किस पे आया होगा, 25 पे आया होगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई, और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लोग बोलेंगे सर आंसर आ जाएगा 36%। आंसर आ चुका है 36%। मतलब हमें यदि 20% और 20% के दो डिस्काउंट मिलते हैं तो हम लोगों को जो टोटल डिस्काउंट मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा, 36% या 36%। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ पा रहे होंगे भाई, बहुत आसान काम है, कहीं कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताओ, हम लोगों ने दो एग्जांपल किए डिस्काउंट से संबंधित, दो एग्जांपल कौन कौन से, एक तो 50% प्लस 50% और दूसरा 20 और 20। दोनों के अंदर हमने दोनों वैल्यूज को सेम ले लिया। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, या फिर डिस्काउंट 2 की बजाय यहाँ 3 हो सकते हैं, 2 ही चेंज होंगे। उम्मीद है वो दोनों कंडीशन भी आप लोग कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जनसंख्या के क्वेश्चन में ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। आप मुझे बताओ, यदि मैं इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर दूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया 20% प्लस 10%। इस बार देखिए मैंने दो डिस्काउंट दिए हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू को अलग अलग कर दिया। पहले मैंने 20% दिया, फिर 10% दिया, और आपसे बोला गया यदि ये डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं तो बताइए टोटल डिस्काउंट कितने परसेंट होगा। आइए इसको सॉल्व करें। आप बताओ, इसका वैल्यू 1/5 होगा, इसका वैल्यू 1/10 होगा। भाई ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए अब, क्योंकि मैं बहुत बार इन चीजों को बता चुका हूं। अब देखिए, अब इन दोनों को मुझे माइनस करना होगा। माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्काउंट के केस में हमेशा माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मूल्य में कमी बताता है। और इसको भी मुझे क्या करना होगा, माइनस। तो चलिए माइनस शुरू करते हैं। 5 में से 1 मुझे माइनस करना है तो वैल्यू 4। सेकंड मेरे पास आ गया, 10 में से मुझे 1 माइनस करना है तो वैल्यू आ गया 9। समझ पा रहे हैं। यदि हम लोग बात करें, यहां पर वैल्यू आ गया कंबाइंड, 10 गुना 5 करूंगा तो 50, और यहां पर वैल्यू आ जाएगा 36। वापस से वही काम हो गया। आप बोलोगे सर 50 रुपए की चीज हमको 36 रुपए में मिल गई, 50 रुपए की चीज हमको 36 रुपए में मिल गई, मतलब हमें 14 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो आप बोलोगे सर 14 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन वो किस पे मिलेगा, मैंने अभी बोला है जो भी चेंज होगा डिस्काउंट के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमेशा पुराने मान पे होगा। तो 50 रुपए पर 14 रुपए का डिस्काउंट, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यदि मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप लोग बोलेंगे आंसर आ जाएगा 28% या 28%।
उम्मीद कर रहा हूं भाई डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान काम है। अब आप मुझे बताओ, दोनों वैल्यूज को मैंने चेंज कर लिया, दोनों को सेम रख दिया। अब आप बताओ यदि तीन वैल्यू हो, तीनों समान हो, तीनों अलग अलग हो, क्या वो आप लोग कंडीशन कर पाएंगे? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बार बार हम लोग इन चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपको लगभग हर क्वेश्चन में इनको यूज करना है। तो जल्दी से आप लोग इस एग्जांपल को नोट करें क्योंकि दोनों वैल्यू इसमें अलग अलग हैं। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग इसे नोट करें। डिस्काउंट से रिलेटेड मैं आपको दो तीन कंडीशन बता चुका हूं। जो भी कंडीशन बची है भाई वो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। कौन सी कंडीशन है कि 2 साल की जगह यदि मुझे 3 बार की कंडीशन मिल जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और तीनों में वैल्यू सेम हो या वैल्यू डिफरेंट हो उनको भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आइए जरा क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, एरिया और वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दें भाई एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोलूंगा कि एरिया और वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो आगे चल करके आपको मेंसुरेशन में मिलने वाला है, क्षेत्रमिति में मिलने वाला है। यहां पर हम लोग केवल उन्हीं एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें। चलिए एग्जाम्पल में लिखता हूं, यहां पर क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपसे बोला गया यदि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई को 50% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत वृद्धि कितनी? क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं फिर से बोल देता हूं। क्वेश्चन लिखा गया है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आयत का मतलब है रेक्टेंगल, लंबाई का मतलब है लेंथ और चौड़ाई का मतलब है ब्रेड्थ। आप ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम 50% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या चेंज आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल या आयत आपके पास बना हुआ है और आप जानते हैं वे आयत में ये होता है लेंथ या लंबाई, और ये मेरे पास होता है बी जिसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई या ब्रेड्थ। और ध्यान रखें भी, आप मुझे बताओ लंबाई और चौड़ाई, और इसका जो एरिया होता है भाई, एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको बोला गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 50% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। देखिए आप मुझे बताओ, हम लोग इन दोनों वैल्यूज को जानते हैं और तीसरी काम की चीज हमारे लिए कौन सी है, बढ़ा दें मतलब इंक्रीज कर दें, वृद्धि कर दें। आप मुझे बताओ, इस 50% का मतलब 1/2, इस 50% का मतलब 1/2, और बढ़ा दें वृद्धि कर दें, इसका मतलब इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। भाई आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ें, बहुत जगह आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखो 1/2 और बढ़ाने का मतलब दोनों को प्लस कर दें, तो आप बोलोगे सर 2 में 1 जुड़ जाएगा तो वैल्यू 3 हो जाएगा, और फिर से मुझे एक बार और करना है काम, तो फिर से मैं इसको एक बार प्लस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 3। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं इनका कंबाइंड वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 और ये वैल्यू आ जाएगा 9। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इनका कंबाइंड मैंने क्यों निकाला, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मुझे दोनों को फॉर्मूले में यूज करना है। फॉर्मूले को क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल के फॉर्मूले को यूज करना होगा। और आप देखें तो क्षेत्रफल में इन दोनों वेरिएबल को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, मतलब हमें दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमें दोनों का क्या चाहिए, कंबाइंड वैल्यू आपको निकालना है। तो कंबाइंड वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं भाई 4 से 9।
अब आप मुझे बताओ, जैसे डिस्काउंट के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि हमें कोई क्वेश्चन में वैल्यू नहीं मिल रहा है तो हम लोग इन्हीं को वैल्यू मान के सॉल्व कर लें, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आप देखें कहीं पर भी हमें क्षेत्रफल का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या हम लोग यहां पर भी इनको वैल्यू मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे सर क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल और ये मेरे पास हो जाएगा नया क्षेत्रफल। देखिए मैंने आपसे बोला नया क्षेत्रफल कब बनेगा, जब पुराने वाले में कुछ चेंज करेंगे और आपने क्या चेंज कर दिया, लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दिया। तो आप मुझे बताओ पुराना क्षेत्रफल 4 है और चेंज होने के बाद वो नया हो गया है 9, 4 से 9 हो गया वैल्यू। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो 4 से यदि 9 हो गया तो आप बोलोगे सर 5 वाली वैल्यू बढ़ गया है, 5 बढ़ चुका है। यदि 4 से 9 हो चुका है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 4 से 9 होने का मतलब है 5 बढ़ चुका है। और 5 किस पे बड़ा होगा, ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि जो भी चेंज होता है वो हमेशा पुराने मान पे होगा, तो 5 किस पे बड़ा होगा, 4 पे बड़ा होगा। और परसेंट निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 125% या 125%। और आप ध्यान रखें आंसर 125% आपको क्या दिखाएगा, वृद्धि। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हर बार हम अपना प्रोसेस यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही चेंज आ रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अलग अलग मिल रही है, क्वेश्चन के पॉइंट आपको अलग अलग बन रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें भी क्या चेंज हो सकता है, इसमें भी क्या चेंज हो सकता है, आप बोलोगे सर 50-50 दोनों सेम रख दिए, आप बोलोगे इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह वृद्धि दे रखा है, यहाँ पर हम लोग एक को बढ़ा सकते हैं, एक को कम भी कर सकते हैं, या हम लोग दोनों को कम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। भाई कौन कौन सी कंडीशन, यहाँ पर दोनों की वृद्धि दे रखी है, हो सकता है दोनों कमी में हो, यदि कमी में होगा तो यहाँ माइनस होगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद एक वृद्धि एक कमी होगा तो यहाँ एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। यदि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो उस केस में भी आपको इसी तरह का काम करना होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आप ध्यान रखें। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल या आयत की बात हो रही है, यही क्वेश्चन आपका स्क्वायर या वर्ग में भी बन सकता है, यही क्वेश्चन आपका सर्कल में भी बन सकता है, सर्कल या वृत्त के अंदर। तो आइए आयत को छोड़ करके हम लोग एक एग्जांपल वर्ग का पढ़ें और एक एग्जांपल हम लोग सर्कल का देखें। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको फिर बता दूं भाई, आपके प्रोसेस को आपको चेंज नहीं करना है, आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कैसे, देखिए मैंने आपको कर दिया, जैसे वर्ग का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्क्वायर या वर्ग। आपसे बोला गया कि एक वर्ग की भुजा, भुजा का मतलब है भाई साइड। यदि मैं आपको बोलूं एक वर्ग की भुजा को आप 40% बढ़ा दें, 40% बढ़ा दें तो इसके क्षेत्रफल मतलब एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपको मिल गया। लैंग्वेज में आपको बोल देता हूं, देखिए आपको बोला गया कि यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। मैं फिर बोलता हूं, यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं भाई, वर्ग होता है वो आकृति जिसकी 4 भुजाएं और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, और सभी कोण भी कितने होते हैं, 90 के होते हैं। अब आप मुझे बताओ, यदि सभी भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए इनको नाम दे दिया गया s, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, आप ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, भुजा स्क्वायर का मतलब हम लोग भुजा को 2 बार यूज कर रहे हैं, भुजा को 2 बार यूज कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई, क्षेत्रफल बराबर, मेरे पास वैल्यू आ चुका है भुजा गुणा भुजा, साइड इनटू साइड, साइड स्क्वायर को हमने भुजा इनटू भुजा लिख दिया, आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। अब आप बताओ,
एक भुजा को 40% बढ़ा दिया, यदि हम लोग इसको 40% बढ़ा रहे हैं तो हमें इसको भी 40% बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने दूसरी वाली भुजा को नहीं बढ़ाया तो आपका ये वर्ग चेंज हो जाएगा, वो वर्ग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कंडीशन भुजाओं पर लागू हो जाएगी। अब बताओ मुझे कि मेरे पास वापस से वैल्यू 2 आ चुकी है, हमारा प्रोसेस फिर से काम करेगा। आप बताओ क्या इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं? क्या इसको भी हम लोग 2/5 लिख सकते हैं? और इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना होगा? प्लस करना होगा, क्योंकि दोनों केस में आपको वृद्धि दी गई है। अब देखो आप मुझे बताओ, यदि हम लोग इसको प्लस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 5 से वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और यहां पर भी वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे होंगे। कंबाइंड वैल्यू मुझे निकालना होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग इन दोनों को यूज कर रहे हैं। यदि कंबाइंड वैल्यू निकालूंगा तो 25, यहां हो जाएगा 49। इसका मतलब जो पुराना क्षेत्रफल 25 था वो अब चेंज होकर के 49 हो चुका है। देखिए 25 से कोई वैल्यू 49 हो गया, 25 से कोई वैल्यू 49 हो गया, तो मुझे बताइए कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। इसका मतलब 24 की वृद्धि हो चुकी है। किस पे? चेंज हमेशा पुराने वैल्यू पे होगा, और पुराना वैल्यू यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और सिंपली आपको सोल्व करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा 96%। और 96% क्या होगा? उम्मीद कर रहा हूं भाई चीजें समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, कहीं आपको कोई चेंज नहीं करना है। यहां से एक चीज और बोलूंगा आप लोगों को कि मुझे बताइए, यदि आपने वर्ग का क्वेश्चन कर लिया है तो क्या हम लोग सर्कल या वृत्त का क्वेश्चन भी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा भाई, यदि हम किसी सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, इस पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम कांस्टेंट छोड़ देते हैं। चेंज होने वाला वेरिएबल कौन होगा? केवल आर होगा, और आर का फॉर्मूले में क्या है? स्क्वायर है। आप मुझे बताओ, यहाँ आर का स्क्वायर है और यहाँ पर भुजा का स्क्वायर है, और इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्क्वायर का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेम वही क्वेश्चन आप किसमें कर सकते हैं? सर्कल में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज होने वाला वेरिएबल भुजा, उसका हम लोगों ने स्क्वायर किया। यहाँ पर भी चेंज होने वाला कौन है वेरिएबल? रेडियस या त्रिज्या, उसको भी हम लोगों ने स्क्वायर में ले रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि इसी क्वेश्चन में इस वर्ग की जगह यदि सर्कल होता, यदि इस वर्ग की जगह यहां सर्कल होता, तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना देते? 96%। उम्मीद कर रहा हूं ये लास्ट वाली कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ वर्ग और स्क्वायर का, वर्ग और सर्कल का दोनों क्वेश्चन हमेशा सेम बनेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग के अंदर भी भुजा का स्क्वायर है और यहाँ पर भी रेडियस का स्क्वायर है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और देखो यहाँ पर पाई आ चुका है, कई लोग सोचते हैं कि पाई का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं भाई, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायर का क्वेश्चन और सर्कल का क्वेश्चन दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में भाई हम लोगों ने क्षेत्रफल से रिलेटेड बात की है। इससे पहले हमने डिस्काउंट पढ़ा था, उससे पहले हमने सीआई के 2 एग्जांपल दिए थे। अब आप मुझे बताओ, एरिया का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एरिया में कोई डाउट नहीं है। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपके 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? एक तो मैं आपको बता दूं, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और सेकंड आप लोगों का आगे चल करके हम लोग बात करेंगे प्राइस या भाव। तो आप ध्यान रखें, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन और सीखने वाले हैं। एक तो वॉल्यूम या आयतन से रिलेटेड, और दूसरा प्राइस या भाव से संबंधित। 2 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, समय को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। और यदि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं तो इसको आप लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिनको भी जरूरत है आप लोग उनको लिंक सेंड करें, और उनको जरूर बोलें कि इस चीज को आप लोग देखें और लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास का आप इंतजार करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।